मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो 2-2 रुपए में मूवी देखने जाया करते। जब मैं स्कूल में था तो मुझे याद है कि 50 रुपए के आसपास में हम मूवी देखते थे और आज एक मूवी का टिकट 300 से 500 रुपए का है। ऐसा ही सिनेरियो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। सब्जी, दूध, बुक्स, साइकिल, फ्लैट्स, गोल्ड या फिर स्कूल की फीस, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इस फिनोमिना को बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्योंकि काफी भारी भरकम वर्ड लग रहा है तो आज के वीडियो में हम इन्फ्लेशन को पकड़ के चलते हैं। जब भी महंगाई बढ़ती है, चीजें महंगी होती है, लोग सरकार को कोसना चालू करते हैं। इसे इकोनॉमी का डाउनफॉल माना जाता है। नेशनलिज्म से कुछ लोग रिलेट करते हैं और कहते हैं कि भारत नीचे जा रहा है। बट क्या हो अगर इसका उल्टा हो जाए, महंगाई बढ़े ही ना, इनफैक्ट कम होना शुरू हो जाए, तो क्या हम खुश होंगे? ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए हाँ, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं। अब क्यों नहीं, ये आंसर एक लाइन में बताना थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही टेढ़ा सब्जेक्ट है। अच्छे से कोई समझा दे तो मीठी खीर लगता है और समझ ना आए तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। ये क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, और अगर इन्फ्लेशन ना हो तो क्या होगा। इन्फ्लेशन का डेवलपमेंट से कोई लेना देना है भी कि नहीं, और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन की कहानी। अब इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों की कीमत टाइम के साथ बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अनाज का 1970 में दाम हुआ करता था 1 रुपये किलो और आज 25 से 30 रुपये किलो है। अब अगर आपने हल्की फुल्की इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी तो पता होगा कि किसी भी चीज़ के प्राइसेस डिपेंड करते हैं उसकी डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो चीज़ों की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्याज की खेती होती है तो प्याज बहुत सस्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, इतने सस्ते कि कई किसानों ने तो सड़क पे प्याज फेंके हैं। और अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो चीज़ों के प्राइसेस बिना बात के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स, पता नहीं ये क्यों इतनी महंगी है। इस तरह के प्राइस राइज को बोला जाता है डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। एक दूसरा टाइप का इन्फ्लेशन भी है, कॉस्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन। कभी कभी बिना किसी रीजन के किसी भी चीज की कॉस्ट अपने आप ही बढ़ने लग जाती है, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए गल्फ कंट्रीज में एक वॉर छिड़ जाए जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में काफी बढ़ जाएं। उससे होगा कि आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और सारी चीजें जो भी ट्रांसपोर्ट होती हैं इंडिया में इधर से उधर, जैसे कि सब्जियां ले लो, बाकी के गुड्स ले लो, सबके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब डिमांड तो वही है, सप्लाई भी वही है, मगर कॉस्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन के दो कारण हमने समझे, डिमांड ड्रिवन और कॉस्ट ड्रिवन। मगर अब ये इन्फ्लेशन भी हर कंट्री में एक जैसा नहीं होता है। इंडिया, यूएसए और जापान को अगर हम कंपेयर करें इस चार्ट के थ्रू तो हम देखेंगे कि इंडिया में यूएसए और जापान के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% रहता है, यूएसए में ये 2-3% के आसपास रहता है और जापान में 1 से 2% रहता है। क्योंकि यूएसए और जापान की इकोनॉमीज उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही जितनी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इंडिया में इन्फ्लेशन के इस रैपिड राइज का रीजन है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है कि डेवलपमेंट जब होगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और उसमें से एक कॉन्सिक्वेंस होता है इन्फ्लेशन। मैं जापान में काफी टाइम रहा, वहाँ बैंक्स आपको आपका पैसा रखने के बदले में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देते। वहाँ पे किसी को नहीं पता है कि एफडी क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। सब अपना मस्त कमाते हैं, खर्चते हैं और थोड़ा बहुत सेव करना होता है तो बैंक में रख के भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक्स उनके पैसे के बदले इंटरेस्ट देती नहीं है। जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, स्टॉक मार्केट कांस्टेंट है, इन्वेस्ट करें तो करें कैसे, रिटर्न कहां से आएगा। इनफैक्ट जापानीज कंपनीज भी जैसे कि सॉफ्ट बैंक इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अपने पैसे को ग्रो करना है तो किसी ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा जहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंडिया में आप देखेंगे कि जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है कहीं से, उसको किसी न किसी ने जरूर पूछा होगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं, एफडी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, गोल्ड। और रिसेंटली मुझे एक और अच्छा ऑप्शन मिला, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के थ्रू कंपनीज और गवर्नमेंट्स पैसे उधार लेती हैं पब्लिक से और इसके बदले में हमें देती हैं बढ़िया इंटरेस्ट, जिसे हम रिटर्न समझ सकते हैं। अब अंटिल रिसेंटली ये बॉन्ड्स सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हुआ करते थे। हम जैसे, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इससे फायदा नहीं ले सकते थे। मगर रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया विंट वेल्थ, जहां हम मिनिमम 1000 रुपए से अच्छी रेटिंग के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 9 से 12% तक का रिटर्न हमें देते हैं। ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं, मतलब मैच्योरिटी से पहले भी बेचे जा सकते हैं, लिक्विड एसेट्स। और मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि हर बॉन्ड जो इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है उसकी वैल्यू का 2% खुद विंट वेल्थ इसमें इन्वेस्ट करता है, जिससे एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छे रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं और प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से इनके सारे रीपेमेंट्स टाइम पर हुए हैं। पिन कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है जिस पर जाकर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इन्फ्लेशन की बात को आगे बढ़ाते हैं।
इन्फ्लेशन की एक वर्चुअस साइकिल होती है। अब क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है तो लोग अपना पैसा अपने पास रखकर नहीं बैठे रहेंगे। उनको पता है कि चीज़ें आगे जाकर महंगी होने लगेंगी, इसलिए लोग पैसा खर्च करते हैं और चीज़ें जल्दी खरीदते हैं। जिससे होता क्या है, सेल्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी और लोगों को हायर करती हैं और पैसा मार्केट में डालती हैं। और जब और ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है लोगों के हाथ में तो उसे और ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले इन्फ्लेशन ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उनके मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लोगों के पास धीरे धीरे ज़्यादा पैसा आ रहा है और इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हुए हैं जहाँ इन्फ्लेशन एकदम तेजी से बढ़ा, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। जिसका मतलब यह है कि महंगाई के बढ़ने के डिमांड सप्लाई के अलावा भी कई सारे और रीजंस होंगे जिस कारण इन्फ्लेशन इतना रैपिडली इन कंट्रीज में ग्रो किया, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट तो एक साथ किया नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये रीजंस होते हैं जैसे कि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना, अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल पॉलिसीज, करेंसी की वैल्यू गिर जाना, लो प्रोडक्टिविटी या फिर गवर्नमेंट का ही गिर जाना। इन्फ्लेशन की ये जो वर्चुअस साइकिल होती है, इसके एक भी स्टेप में अगर डिसरप्शन हो जाए तो ये वर्चुअस साइकिल एक विशियस अनकंट्रोल्ड साइकिल बन जाती है, जिसको कंट्रोल करना फिर बस में नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए और कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम कर दें क्योंकि उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया या फिर कुछ रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते थे उस पर बैन लगा दिया गया, तो उससे होगा क्या कि डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई एकदम से कम हो जाएगी। ऐसे ही और भी सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि वॉर हो जाए, करेंसी की वैल्यू गिर जाए, इंपोर्ट्स एकदम से महंगे हो जाएं। तब ये इन्फ्लेशन की विशियस साइकिल एकदम स्पाइरल अप होती है और बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मगर अब सोचिए कि इसका अपोजिट हो तो क्या हो अगर इन्फ्लेशन जीरो हो जाए, इनफैक्ट महंगाई कम होना स्टार्ट हो जाए, जिसे बोलेंगे डिफ्लेशन। सोचिए आपको अगर एक बाइक खरीदनी है और आपको पता है कि आने वाले सालों में इसकी कीमत कम होने वाली है, तो क्या आप आज बाइक खरीदेंगे? इस सिनेरियो में होगा ये कि लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे खर्च करेंगे और बाकी के खर्चे कम करते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे ये चीज़ सस्ती होने वाली है, तो वो खर्चे को टालते जाएंगे फ्यूचर के लिए। लोग पैसे को दबा के रखना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि सेलिंग कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, कंपनीज कम प्रॉफिट जनरेट करेंगी, जिससे कंपनीज लोगों को ले ऑफ करेंगी, मार्केट में कम पैसा आएगा और डिमांड और कम होने लग जाएगी। यानी कि एक स्पाइरलिंग डाउन इफेक्ट होगा। डिफ्लेशन के स्टार्ट होते ही एकदम तेजी से डिफ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल होगा ये कि जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड्स में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। डिफ्लेशन एक ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट है जो इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जीडीपी ग्रोथ को स्टैंड स्टिल पर ला सकता है। इसीलिए कोई भी कंट्री अगर डरती है तो वो इन्फ्लेशन से नहीं, इस डिफ्लेशन से। जापान में इन्फ्लेशन काफ़ी लंबे टाइम से कांस्टेंट है, जिस कारण उनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन में स्पाइरल डाउन ना हो जाए। उनका जीडीपी कांस्टेंट है, उनका स्टॉक मार्केट कांस्टेंट है। इसीलिए नॉर्मली वर्ल्ड में हर कंट्री की कोशिश यही रहती है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बना रहे। कितना? 2 से 3%। हर एक कंट्री, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री का भी यही टारगेट है कि इन्फ्लेशन 2 से 3% मिनिमम बना रहना चाहिए, जिसके लिए वो अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वो स्टेप्स क्या हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये काम जनरली होता है सेंट्रल बैंक्स का, जैसे कि इंडिया में आरबीआई, यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक, जापान में बैंक ऑफ जापान। आरबीआई में एक कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी कि एमपीसी। इस कमिटी को ये टारगेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल, कि इन्फ्लेशन इंडिया में 2% से तो नीचे नहीं जाना चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देती है और वो पैसा लेकर बैंक्स हमें लोन देती है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लगता है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे बैंक्स भी लोन देने की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती हैं और हम ये सोचते हैं कि हम कम लोन लें। हम कम लोन लेंगे तो हम चीज़ों पर कम खर्चा करेंगे, मार्केट में कम पैसा आएगा और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली जब इन्फ्लेशन कम होने लगता है तो आरबीआई इस रेपो रेट को और कम कर देती है, ताकि लोन सस्ता हो जाए, लोग ज़्यादा लोन लेने लगे, जिससे डिमांड एक बार फिर से बूस्टअप हो और इन्फ्लेशन वापस ऊपर चला जाए। अब ये अकेला टूल काफ़ी नहीं है, इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से कई सारे टूल्स का यूज़ करती है। अगर इन्फ्लेशन को कम होने से बचाना है तो वो अलग अलग योजनाओं में बहुत सारा पैसा लोगों में बांट देंगी, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स चालू करके उन पर खर्चा करना शुरू कर देंगी, जिससे मार्केट में पैसा आएगा, कंपनीज और हायरिंग करेंगी, जॉब्स क्रिएट करेंगी और लोग पैसा खर्च करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन फिर ऊपर चला जाए। और अगर इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड वे में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो कुछ टाइम के लिए सरकार पैसा खर्च करना रोक देती है। अब ठीक है, कहानी समझ आ गई, तो अब हम क्या ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन का कंट्री के डेवलपमेंट से कोई लेना देना है?
ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो नेशंस रैपिडली डेवलप हो रहे हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, और जो नेशन पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो। क्या है कि इन्फ्लेशन कोई चाहता नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये एक साइड इफेक्ट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि प्लीजिंग नहीं है। अब इंडिया की बात करें तो जो इन्फ्लेशन है उसके दो कंपोनेंट्स हम मान सकते हैं, गुड और बैड। कुछ इन्फ्लेशन तो डेवलपमेंट के कारण हो रहा है, सरकार नई योजनाओं पर पैसा खर्च कर रही है, कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, नई नई सर्विसेज चालू हो रही हैं, तो लोग पैसा खर्च तो करेंगे ही क्योंकि उनके पास पैसा आएगा। उस हिसाब से हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स भी पिछले कई सालों में काफ़ी बड़ी हैं। हमारे पेरेंट्स को इमेजिन कीजिए और आज हमारी लाइफ को इमेजिन कीजिए। उनको पूछिएगा कि आप साल में कितनी बार बाहर जाकर खाना खाते थे, और आप अपने आप से पूछिए कि आप कितनी बार बाहर जाकर खाना खाते हैं। आपके पेरेंट्स के पास कितने लग्जरी अप्लायंसेस थे और आपके पास कितने अप्लायंसेस हैं। तो एक कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड इन्फ्लेशन ड्यू टू डेवलपमेंट। अब इन्फ्लेशन का दूसरा कंपोनेंट है बैड इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए हम क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर दूसरी कंट्रीज पर। अब दूसरी कंट्रीज अपने मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल का दाम अगर बढ़ा देंगी तो इंडिया सफर करेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगा बिना बात का, फ्री का, बिना किसी डेवलपमेंट के। दिस इज बैड इन्फ्लेशन। तो सरकार की यही कोशिश रहती है कि बैड इन्फ्लेशन को कम किया जाए, इंपोर्ट्स कम से कम हो। क्रूड ऑयल पर अगर हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के लिए तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पैदा करें या फिर ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में ही चालू करें। पॉलिसीज अच्छी हो, करप्शन कम हो, गवर्नमेंट स्टेबल हो और डेवलपमेंट पर काम करें। देन वी कैन मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो दोस्तों, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो विंट वेल्थ का लिंक पिन कमेंट में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और इंटरेस्टेड मनी रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.